बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिन्हा टीवी में खुश आमदीद। इम्पोर्टेड हुकूमत के अपने ही बंदे ने इनकी हुकूमत की खुद ही सारी पोल खोल दी मीडिया के ऊपर आकर, और दूसरी तरफ फ़ौज के ऊपर एक बहुत ही संगीन किस्म का इल्ज़ाम भी लगाया गया। ये सारी तफसीलात जानते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप देखेंगे मिफ्ता इस्माइल, हमारे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, कहते हैं कि ओहदा संभालने के जल्द ही बाद उन्हें ये ख़बरें आना शुरू हो चुकी थी कि इसहाक़ डार मुल्क में वापस आएंगे और उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना का ओहदा दे दिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत पहले तैयारियां की जा चुकी थी। तो मिफ्ता साहब कहते हैं कि मैंने खुद को अपने ओहदे पर गैर महफूज समझा और पता नहीं कि मुझसे ज़बरदस्ती कुछ गलत फ़ैसले भी करवाए जाते रहे, और जब मैंने खुद को गैर महफूज समझा अपने ओहदे पर तो मुझसे गलतियां भी होती रहीं। और कुछ रोज़ पहले ये खबरें भी आईं कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, इंतखाबात इन लोगों ने नहीं करवाने, ये सारे इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे और हुकूमत अपना टाइम पूरा करके जाएगी। ये तो पता चल गया था, लेकिन मुझे अपना नहीं पता था कि मैं टाइम पूरा कर सकूंगा या नहीं। असल में ये सारी मिफ्ता इस्माइल की बातें हैं, और मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जब उन्होंने ये बातें की और उसके बाद इनकी काबीना के अरकान ने मिफ्ता साहब से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि हुकूमत रहेगी लेकिन मैं नहीं रहूँगा, और मिफ्ता इस्माइल ने इस सवाल के जवाब में ये कहा कि अब आप देख लें कि मैंने ओहदा छोड़ दिया, हुकूमत आज भी वही है। और जब इनकी IMF से डील होने लगी थी तो IMF ने भी कहा था कि आप जो मुआहदा करने लगे हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी लगाएंगे, हमें नहीं लगता कि आप ये लेवी लगाएं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसा मुआहदा किया गया और उस पर अमल नहीं किया गया। और मिफ्ता इस्माइल ने IMF को ये कन्फर्म करवाया और यकीन दहानी करवाई कि मैं पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर ये लेवी लगाऊंगा। और लगातार 3 महीने किस्त के इंतज़ार में पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पेट्रोल पर अलहदा 10-10 रुपये और डीज़ल के ऊपर अलहदा 5-5 रुपये लेवी लगाई जाती रही। आवाम के लिए मुश्किलात बनाई जाती रहीं। सिर्फ ये सब IMF की शराइत पूरी करने के लिए किया जाता रहा। ये सब कुछ मिफ्ता इस्माइल के दौर में होता रहा, और जब इसहाक़ डार की वापसी हुई तो इस महीने लेवी नहीं बढ़ाई गई। ये सब प्लानिंग्स मिफ्ता इस्माइल के बकौल उनके खिलाफ और इसहाक़ डार की वापसी के लिए की गई। अब इनका मंसूबा ये था, इनकी प्लानिंग्स ये थी कि मिफ्ता इस्माइल को जब ओहदा सौंपा गया तो मिफ्ता इस्माइल से ज़बरदस्ती ये फैसले करवाए जाते रहे कि आप ये महंगाई करें। और जब ये सिचुएशन, ये मामला यहाँ तक पहुँचा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये मुल्क की मईशत नहीं संभाल सकते, इसलिए इसहाक़ डार को वापस वतन बुलाना पड़ेगा। ये सारी मनसूबाबंदी एक प्रॉपर तरीके से की जाती रही ताकि मिफ्ता इस्माइल को फेल करके इसहाक़ डार को वापस बुलाया जाए। और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ओहदे से बरतरफ करने के बाद इस हुकूमत के मशीर ने मिफ्ता इस्माइल से रब्ता किया कि मिफ्ता साहब, आप IMF से जो डील की थी आपने, आप उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि हम ये कीमतें पेट्रोल की बरकरार रख सकते हैं 3 से 4 महीने तक आवाम को खुश करने के लिए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन बाद में डायरेक्ट IMF की MD से पूछा गया कि हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रख सकते हैं, लेकिन MD ने भी यही जवाब दिया कि नहीं जनाब, आपने मुआहदा किया है, आप इसे बरकरार रखें, मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करें। और जब आपने ये मुआहदा किया था तो उसमें ये शराइत तय पाई गई थी, लेकिन हुकूमत ने अब इस महीने लेवी नहीं बढ़ाई और इन लोगों ने अपनी तरफ से ये यकतरफा फैसला किया है, और IMF से जो इनका मुआहदा था इन लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की है। अब आप थोड़ा सा पीछे देखें तो जब इमरान खान की हुकूमत में IMF से डील की गई 2019 में, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ये बयानिए थे कि हम ये डील नहीं मानते। मुल्क IMF को इमरान खान ने बेच दिया, और बाद में जब यही लोग हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए, तो फिर यही मुनाफ़क़त वाला चेहरा कि इमरान खान ने IMF डील की खिलाफ वर्जी करके मईशत ख़राब कर दी। आप देखें कि पहले यही लोग इस चीज़ की मुखालफत करते थे कि IMF की डील जो इमरान खान ने की है, इससे इमरान खान ने मुल्क IMF को बेच दिया। लेकिन जब अपोजिशन की हुकूमत आई तो इन लोगों ने दोबारा IMF से एक डील की, और IMF की जानब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को यही कहा जाता रहा कि डू मोर, यानी कि कुछ और करो, कुछ महंगाई और करो। यानी कि इनके अपोजिशन में रहकर और हुकूमत में आकर इनके बयानिए आज तक यकतरफा नहीं हो सके, झूठ पे झूठ बोली जाते हैं। अब जो दूसरा मेन मामला है नैब की तरमीम जो इन लोगों ने तब्दील की, वो सारा इल्ज़ाम अब मिफ्ता इस्माइल ने फ़ौज के ऊपर डाल दिया कि ये जो नैब की तरमीम में चेंजिंग्स की गई कि ये सब फ़ौज के कहने पर किया गया। अब आप देखें कि एक जो तरमीम इन लोगों ने चेंज करवाई वो ये है कि 50 करोड़ की कम करप्शन करने वाले के खिलाफ नैब खामोश रहेगी।
یعنی کہ یہاں پر آپ دیکھیں تو اقتدار میں اگر لوگ آتے ہیں، ان کی کابینہ ہوتی ہے، اگر تو یہ اتنے بندے اس سے کم کرپشن کرتے ہیں تو اربوں کا نقصان ملک کا کر کے پھر بھی نیب ان کے خلاف کرپشن کا کیس نہیں چلا سکتی، کیونکہ ان لوگوں نے 50 کروڑ سے کم کرپشن کی ہوگی۔ اور یہ کرپشن خالی اپنے تک محدود نہیں رکھتے اور بے نام اکاؤنٹ جو کھلواتے ہیں، ان اکاؤنٹوں کے ذریعے بھی جو کرپشن کی جاتی ہے، یہ ساری کرپشن اگر آپ دیکھیں تو اربوں میں جاتی ہے۔ اب اگر ایک بندہ 50 کروڑ سے کم کرپشن کرتا ہے تو اس کے خلاف نیب اس طرح کا کوئی کرپشن کا کیس نہیں چلائے گی۔ اور جو دوسری ترمیم تھی وہ یہ تھی کہ بے نام اثاثے وہ بھی نہیں پکڑے جا سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر بیرون ملک سے پروفز جو آئیں گے، جو آپ کرپشن کر کے پیسہ باہر لے کے جاؤ گے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یہ جو ان لوگوں نے ترامیم چینج کی نیب کی، اس میں فوج نے آ کر ان لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ فوج نے یہ ترامیم چینج کروائیں، مطلب کہ فوج یہ چاہتی ہے کہ آپ کرپشن کرو، آپ ملک کو لوٹو اور باہر لے کر جاؤ، لیکن ہم آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ بیرون ملک کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ یہاں پر جتنی مرضی کرپشن کر لو، آپ سارا پیسہ باہر لے کر جاؤ، یہاں پر یہ چیزیں ثابت نہیں آپ کر سکتے، تو باہر میں جو چیزیں ہیں آپ کی، وہ بھی جو باہر سے پروف آئیں گے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ مطلب کہ آپ ملک کو کنگال کر دو، لیکن باہر جا کے آپ اپنی پراپرٹیز بناؤ، جو پروف آئیں گے وہ قابل قبول نہیں کیے جا سکتے۔ تو مفتاح اسماعیل نے یہ پوائنٹس بتائے، اس سے تو یہی کلیئر ہوتا ہے کہ NRO2 انہیں فوج نے دلوایا۔ یہ ایک سراسر یہ فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ فوج نے یہ ترامیم چینج کروائیں اور اس کرپٹ نظام کو ملک کے اندر داخل کروایا، اور ان کا NRO2 پروسیس وہ بھی جلد ہی مکمل ہونے والا ہے۔ یہ جو باتیں، یہ الزام جو مفتاح اسماعیل نے فوج کے اوپر لگایا، اس کے حوالے سے بھی DGI/SPR کو اپنا پوائنٹ کلیئر کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو آ کر وارن کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے سنگین الزامات فوج کے اوپر لگا رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔